फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फिर जो है आज हम धोनी का दूसरा पार्ट 2 में ले आए हैं। तो इसमें पिछला वीडियो में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, उसी को डिस्कस करेंगे। ये भी वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है आपका सिनेमा घर, जो वहाँ अच्छा से डिस्कस नहीं हो पाया था। अब देखें इसमें क्या है कि इसका जो आप देख सकते हैं कि ये जो इसका छत है ये वक्राकार बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक सीन आपको दिख रहा है कि तड़ित चालक जो वज्रपात हो गिरता है तो उसमें इस तरह से होता है। तो इसमें एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आप ज़रूर बने रहें वीडियो के अंत तक, आपको वो भी सुनाएंगे जो बहुत ही मज़ा आएगा और याद रखने में आपको सहूलियत मिलेगी। आप देख सकते हैं कि साउंड का जो है कितना तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी सामान्य विज्ञान है, आज के दुनिया में जितने भी सरकारी एग्जाम होता है सब में सामान्य विज्ञान एक टॉपिक्स होता है। ये लोगों के मन में बैठा रहता है कि ये विज्ञान का है, मेरा क्या काम है, जीएस पढ़ना है। तो सिर्फ जीएस से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, आपको मैथ भी अच्छा करना होगा, ये साइंस भी अच्छा करना होगा, और सामान्य विज्ञान जितने भी तरह का चीज़ या टॉपिक्स है, रीजनिंग, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए हल्के में ना लें इसको। सारे जो है आप देख सकते हैं, जेपीएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, पुलिस, टेट, सीटेट, रेलवे, बैंकिंग, ये सब जितना भी हमें है सब में साइंस का एक पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए बच्ची कितना मज़ा ले रही है स्पीकर का। ये लड़की जो है आपका समुद्र के किनारे आवाज़ लगा रही है। तो इसका आवाज़ जो है किस तरह से वाइब्रेट होता है, रिवाइब्रेशन होता है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन का जवाब आपको आगे मिलेगा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आप देख सकते हैं आज की मॉडर्न ज़माना में लोग साउंड का कितना मज़ा लेते हैं, कितना तरह का वैरायटी का साउंड आया है। देख सकते हैं आज जो है ये नया लेटेस्ट है आपका, ये भी देख सकते हैं। लोग कब जो है वैरायटी पर जा रहे हैं और मैंने ये एक से एक का स्पीकर आ रहे हैं मार्केट में। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जो है ये सर्वोत्तम कितना को माना जाता है, जो पिछला वीडियो में भी डिस्कस किए थे, 45 डेसिबल। उसके बाद जो है ये हानिकारक माना जाता है 75 डेसिबल से ऊपर वाले को। उसके बाद यदि 85 हो गया तो क्या उसको मानेंगे, शोर मानेंगे। थोड़ा ये जो है लंबा डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको ये जो साउंड से संबंधित सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि 150 डेसिबल से ऊपर यदि आदमी सुनता है तो पागल भी हो सकता है वो आदमी। इसलिए कभी भी साउंड में जो है इसमें भगवान आपको जो 5 ज्ञानेंद्र दिया है उसको सुरक्षित रखने का जिम्मा आपको है, भगवान आपको दे दिया है। चलिए आगे है, कह रहा है कि सुर पिच। इसी के आधार पर जो एक क्वेश्चन है कि लड़का लड़की की अपेक्षा जो है थोड़ा करवस बोलता है लड़का लोग। तो कारण ये है कि पिच जो है आपका ध्वनि का लक्षण है। ध्वनि मोटा और तीक्ष्ण जो है सुर तारत के कारण होता है, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी निर्भर करती है। ठीक है, तो ध्वनि की आवृत्ति पर बढ़ती जाती है, तो ध्वनि की तारत्व अर्थात सुर भी। तो आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है कितना क्या क्या है आप देख सकते हैं। इसमें जो है फुसफुसाहट, यदि दो आदमी आपस में फुसफुसाहट करता है तो इतना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है। सामान्य नॉर्मल बातचीत करता है तो 30 से 60 होता है। यदि गुस्सा में बातचीत करता है तो वह 70 से 80 में चला जाता है। तो ये जेट विमान जो है, तो ये सारे चीज़ जो है ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए आपको। आप देख सकते हैं ये मोटा पतला के कारण जो है तारत तो जो है सबसे अधिक किसका होता है, मच्छरों का होता है तारत। ध्वनि का उदाहरण ही है आपका। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रतिध्वनि किसको कहते हैं, जो आपको अभी एक का कुछ फिगर में दिखाए थे कि इकोसिस्टम जो प्रतिध्वनि होता है वो जब हम किसी पारदर्शक सतह से टकराकर दोबारा ध्वनि सुनाई देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इको। ये पहाड़ी के क्षेत्र में जब हम लोग बोलते हैं ना कोई भी चीज़ तो तुरंत वापस आता है। तो लोग बोलता है कि कोई उधर है जो बोल रहा है, या तो फिर भूत बंगला जो खाली सुनसान बंगला होता है उसमें बोलेंगे तो वापस आता है, तो लोग डर जाता है कि कोई उधर से बोल रहा है। तो ऐसा बात नहीं है, आपकी ही ध्वनि तो आप पर वापस आ जाती है। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंने कोई भी चीज़ किसी पर बोला जाता है, आप या किसी बोलते हैं तो मानव मस्तिष्क 1/10 सेकेंड तक बना रहता है वो चीज़। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, जो एग्ज़ाम की पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं प्रतिध्वनि जो है इससे संबंध में कुछ कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के अवरोधक और ध्वनि स्रोत के बीच में कम से कम कितना दूरी होना चाहिए, कितना मीटर का, 16.6 एग्जैक्ट है। लेकिन लगभग में एग्जाम में पूछा जाता है 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। ये आपको
हमेशा के लिए याद रखना चाहिए कि दोनों के बीच में 17 मीटर की दूरी होना चाहिए, तभी प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगा। फिर आगे कह रहा है कि ध्वनि के बहुल परावर्तन के कारण जो है एक से अधिक प्रतिध्वनि भी सुनाई दे सकता है। यदि अलग अलग सरफेस है, जैसे पहाड़ी, छोटे छोटे पहाड़ी ढेर ज़्यादा है, तो आपको एक से अधिक भी आपको सुनाई दे सकता है। उसके बाद जो है ये कहाँ कहाँ सुनाई देगा, वायुयान की ऊंचाई होगा, समुद्र की गहराई, ये सब स्थित पहाड़, ये सब में आपको सुनाई को मिलेगा। फिर आगे कह रहा है कि सम्मेलन कक्ष जो होता है, सम्मेलन कक्ष जो होता है, सिनेमा घर वक्राकार क्यों बनाया जाता है। जो क्वेश्चन पिछला वीडियो में भी आपको दिखाए थे, तो इसका कारण क्या है कि सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है कि बहुल परावर्तन के पश्चात जो है ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंचता है। क्यों बनाया जाता है, तो ये चीज़ वर्ड याद रखना है, बहुल परावर्तन, ताकि ध्वनि जो है ये परावर्तन के पश्चात जो है ध्वनि जो है हॉल के सभी भागों में पहुंच सके और सभी लोगों को सुनाई दे। तो इस तरह से आप देखें सारी बातों को। एक है अनुरणन, ये मल्टी रिफ्लेक्शन वाला है ये। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से, ये सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा 10 मिनट के आसपास, तो आप ज़रूर मेरे साथ बने रहें। यदि आप विज्ञान को आप किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और विज्ञान को मजबूत करना चाहते हैं, यानी ध्वनि जो टॉपिक्स है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि आप सारे क्वेश्चन का सही सही जवाब लिखना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे साथ 10 मिनट समय गंवाएं, फिर देखिए उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या रिजल्ट मिलता है। तो चलिए, कह रहा है कि प्रोनोदित कंपन क्या है। तो याद रखना है कि किसी दोलनकारी वस्तु का बाह्य आवर्त बल के प्रभाव में कंपन करना क्या कहलाता है, प्रोनोदित कंपन। अनुनाद रेजोनेंस क्या है, तो याद रखना है कि कंपनकारी वस्तु वह बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति ठीक बराबर होने पर दोलन आयाम अत्यधिक बढ़ जाता है, इसको हम लोग अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। कह रहा है कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन क्या है। थोड़ा ये थियोरेटिकल चैप्टर है आपका, ये सेशन जो है आपका। कह रहा है कि ध्वनि का अवरोधक के किनारों में मुड़कर आगे बढ़ना, ध्वनि के अवरोधक के किनारे में मुड़कर आगे बढ़ना क्या कहलाता है, ध्वनि तरंगों का विवर्तन। उसके बाद कह रहा है कि व्यतिकरण क्या है, तो याद रखना है कि किसी माध्यम में समान आवृत्ति की एक ही दिशा में गतिमान तरंगों में होने वाला ऊर्जा का पुनर्वितरण क्या कहलाता है, व्यतिकरण। तो आपको यदि एक बार में नहीं समझ में आता है तो बार बार वीडियो को देखें, आपको सारे बातें समझ में आएगी। कह रहा है कि नीरव क्षेत्र किसको कहते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है व्यतिकरण की क्रिया में वह स्थान जहाँ तरंगें विपरीत कला में मिलती है और फलस्वरूप न्यूनतम तीव्रता इंटेंसिटी देती है। कह रहा है डॉपलर प्रभाव, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में अक्सर पूछते रहता है क्वेश्चन, ये डॉपलर प्रभाव। कह रहा है कि ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य अपेक्षित गति के कारण आभासी आवृत्ति में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव। फिर आगे कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो किस प्रभाव के द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा ही जो है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से ही हम लोग सारा कुछ उसका स्थिति स्टेटस पता कर लेते हैं, तो डॉपलर प्रभाव हमको सहायता करती है। फिर आगे कह रहा है कि हब्बल ने कैसे सिद्ध किया कि विश्व यूनिवर्स जो है का प्रसार हो रहा है, वो धीरे धीरे फैल रहा है मंदाक। तो ये याद रखना है कि सभी मंदाकिनियों के लिए जो है स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के दीर्घ तरंग की ओर विस्थापित हो रही है, इसी के आधार पर उसने कहा था कि विश्व का जो है प्रसार हो रहा है। फिर आगे है, अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि और परावर्तक के बीच में कितना मीटर का दूरी होना चाहिए, तो ये अप्रोक्स है 17 मीटर का आपको दूरी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 17.2 लिखा हुआ है। आगे कह रहा है कि तेज़ चलने वाले रेल इंजन सीटी जब वह स्टेशन को पार करती है तो आरोही करती सुनाई पड़ती है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ऐसा लगता है कि आवाज़ धीरे धीरे आ रहा है या फिर धीरे धीरे आवाज़ जा रहा है। इस तरह का जो सायरन बजता है रोड में जब कोई वीआईपी चलते हैं, तो उसमें भी इसी तरह का आपको नज़र आएगा, या फिर एम्बुलेंस चलता है, तो उसका कारण क्या है, डॉपलर प्रभाव। तो ये सब बात आपको याद रखना चाहिए, आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है और याद भी रहेगी।
तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग में प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना है कि प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर माध्यम में प्रकाश का वेग ध्वनि, तो ये अभी हम लोग देखें कि प्रकाश का वेग क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, लेकिन ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे है सुपरसोनिक यानी पराध्वनिक और अति सुपरसोनिक यानी हाइपरसोनिक जो है चार्ल्स का क्या तात्पर्य है। तो याद रखना है कि जब किसी पिंड का चाल जो है 1 मैक से अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग पराध्वनिक कहते हैं, और अति पराध्वनिक किसको कहेंगे, जो 5 मैक से अधिक हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि प्रतिघाती तरंगे यानी शॉक वेव क्या है। तो ये क्या है कि किसी भी यान जो होता है जो अंतरिक्ष जाते हैं तो पराध्वनि उत्पन्न करती है, इसके पीछे में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता जाता है। क्या करता है, शंक्वाकार विक्षेप छोड़ते जाता है। आप देख सकते हैं बादल में कोई रॉकेट वॉकेट छोड़ दिया जाता है तो उसके पीछे धुआं उस तरह का चलता है, तो ये प्रतिघाती तरंगे के नाम से ही उसको जाना जाता है। फिर आगे है क्वेश्चन कह रहा है कि मेघ गर्जन की आवाज़ क्या है, कि मेघ गर्जन की आवाज़ से पूर्व ही चमक दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। तो यही है मज़ेदार क्वेश्चन वाला जो हम आपको बताए भी थे। तड़ित चालक में क्या होता है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि 2 दोस्त जो है आपस में बात कर रहे थे, तो बरसात भी हो रही थी। तो एक दोस्त जो है बोलता है कि ये प्रकाश पहले ही पहुंच गया और हमको बाद में सुनाई दे रहा है। तो दूसरे दोस्त जवाब देता है बहुत ही मजाकिया मूड में, कह रहा है कि वो जो है मेरा जो आँख आगे है और कान पीछे है इसलिए ऐसा होता है कि आँख जो है पहले देख लिया और कान पीछे है इसलिए बाद में सुनाई दिया। तो बात ऐसा नहीं है। तो उन लोग तो खैर चुटकुला था ये। तो आप इसका वास्तविक कारण आप देख सकते हैं कि प्रकाश का वेग जो होता है ध्वनि के वेग से बहुत अधिक होता है। आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं दूर से यदि मान लीजिए आप खड़े हैं, कहीं यदि कोई व्यक्ति किसी लकड़ी उकड़ी काट रहा है तो आप देखते होंगे कि वो जो कटर होता है वो गिर के उठ जाता है, तब जाके आपको आघात का आवाज़ आता है। तो इस तरह से है, तो मज़ेदार चीज़ है। आप मेरे साथ बने रहें यदि ये पढ़ाई का मज़ा लेना है तो। फिर आगे आप देख सकते हैं कह रहा है कि ध्वनि तरंगों में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने से क्या होता है कि आपको पहले भी बताए थे, आवृत्ति में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। रात के समय जो है आवासीय क्षेत्र में आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है रात के समय में जो आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या होता है, 45 डेसिबल तक रहता है। सुबह 6 से रात 10 बजे तक बीच में जो है ये 55 डेसिबल होता है। कह रहा है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना है आवृत्ति पर निर्भर करता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्वनि का परावर्तन पर। उड़ते हुए वायुयान की गति को कैसे नापा जाता है, याद रखना है डपलर प्रभाव से। उड़ता हुआ जो वायुयान होता है तो उसको हम लोग कैसे ये उसका जो गति को हम लोग कैसे मापते हैं, डपलर प्रभाव के द्वारा मापा जाता है। फिर आगे कह रहा है कि मैक संख्या का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो याद रखना है आपको कि किसी भी वस्तु की गति उस माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात करने में, ज्ञात करने में किया जाता है, मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा बड़े एग्जाम लेवल का ये क्वेश्चन है, तो आपको ज़रूर रखना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट हो। आगे कह रहा है कि पराध्वनिक जेट विमान की उड़ान से वातावरण में क्या होता है। तो याद रखना है इससे निकलने वाले नाइट्रोजन और ऑक्साइड में ओजोन परत को क्या करता है, नुकसान करता है। यदि बहुत ज़्यादा पराध्वनिक के ये जेट यदि छोड़ा जाए तो हमारे जो ओजोन परत है वो छिद्र भी हो सकता है। फिर आगे कह रहा है कि अब देख सकते हैं क्वेश्चन है कि पराध्वनिक विमान को प्रघाती तरंगे पैदा करती है तो उसको ध्वनि बूम कहा जाता है। उसके बाद वो तरंगे उत्पन्न करती है तो समुद्र में किसी स्टीमर या मोटर बोट जो मज़ा लेता है लोग मोटर बोट का, तो उसमें ध्वनि से उत्पन्न गति के से चलने पर। फिर आगे है कि कभी कभी पराध्वनि वेग से गतिमान जेटयान आकाश में गुजरने पर मकान की खिड़कियां में शीशे टूट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका सिंपल सा जवाब है शीशा टूट क्यों जाती है, तो इससे विनाशकारी और प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती है जिस कारण से चटक जाती है।
कभी कभी ये इस तरह का घटना घटता है, जो लोग डर जाता है। आगे कह रहा है कि पुल पर सैनिक में कदम ताल मिलाकर चलने से पुल टूट जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। यानी बहुत सारे सैनिक यदि एक साथ कदम ताल के चलती है तो वो जो है पुल भी टूट सकता है। तो कह रहा है कि अनुनादी अवस्था में उत्पन्न होने वाले पुल के कंपन का आयाम क्या होता है, बढ़ जाता है। पुल का कंपन का आयाम बढ़ने से क्या होता है, वो पुल टूट भी सकता है। इसलिए सैनिकों को एक साथ कदमताल में जो है पुल के ऊपर चलने की अनुमति नहीं दी जाती है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पानी, हवा, लोहा और निर्वात में ध्वनि किसे नहीं पार कर सकता है। तो याद रखना है कि वो निर्वात में ध्वनि जो है पार नहीं हो सकती है। फिर कह रहा है किन यांत्रिक तरंगों का अपसृप तरंग कहते हैं। तो हमें से याद रखना है जो 20 Hz से कम रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अपसृप तरंग कहेंगे। महिलाओं और बच्चों की आवाज़ पुरुषों से महीन और पतली क्यों होती है। तो उसका पिच जो होता है, तारत्व जो होता है अधिक होने के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे। फिर आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, क्यों। क्योंकि जल का घनत्व जो है वायु से क्या होता है, अधिक होता है। फिर कह रहा है कि यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट जाए तो उसके द्वारा सुने जाने वाली ध्वनि का प्रभाव क्या होगा। तो उसका आवृत्ति क्या होगा, बढ़ती हुई प्रतीत होगा। फिर आगे कह रहा है कि चलती ट्रेन से प्राय किस तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो याद रखना है 80 से 90 डेसिबल ये होता है, उत्पादित होती है। फिर कह रहा है कि रॉकेट की तीव्रता जो है 170 से 180 डेसिबल उत्पन्न करती है। ध्वनि देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल किस पदार्थ से सबसे तीव्र होती है। तो याद रखना ओस्मियम धातु जो होता है, क्योंकि इसमें घनत्व जो है सबसे अधिक होता है और सबसे भारी धातु भी होता है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल जो है किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। तो ये ओस्मियम एक धातु है, उस पर होता है। कारण क्या है ना, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं जिसका घनत्व अधिक है उसमें ध्वनि की चाल भी अधिक होगा। आप आगे देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि खानों में, माइंस जो होता है जहाँ कोयला निकाला जाता है, कोई भी कारखाना खान जो होता है, तो उसमें खतरनाक गैसों का पता कैसे लगाया जाता है। तो याद रखना है क्या, विस्फंद की सहायता से। किसके सहायता से, विस्फंद की सहायता से। कह रहा है सितार का तार और बांसुरी के वायु का स्तंभ किस तरह का माध्यम होता है। तो वह बद्ध माध्यम होता है। कैसा होता है, बद्ध माध्यम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है अपरगामी तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न होती है। तो बद्ध माध्यम में उत्पन्न होती है। किस में होती है, बद्ध माध्यम में उत्पन्न होती है। फिर कह रहा है निस्पंदन किसे कहते हैं। तो ये जो है अपरगामी तरंगों के उत्पन्न होने पर माध्यम के जो कण अस्थायी रूप से विरामावस्था में रहते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निस्पंदन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक ओर से बंद और दूसरी ओर से खुली पाइप कैसे विस्पंद प्राप्त करती है। तो ये सभी विस्पंद प्राप्त करती है। किन तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है, हमेशा याद रखना है। देख सकते हैं रेलवे में पूछा है, रांची RRB में, SM में भी पूछा हुआ है। क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। कह रहा है कि जब एक सितार और एक बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उत्पन्न ध्वनि का भेद किस अंतर के कारण आप लगा सकते हैं। दोनों यदि एक ही स्वर में बजाया जाए तो किस अंतर के कारण लगा सकते हैं। तो केवल ध्वनि का गुणवत्ता, क्वालिटी पर ही अंतर आप कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है कि जब कंपन करते हुए स्वरित्र द्विभुज को मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देता है। ये किस कारण से होता है। तो आपको याद रखना है क्या, किस कारण से होता है, अवमंदित कंपन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। SSC सोनोग्राफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संगीत पद्धति में कुल कितने स्वर हैं। तो याद रखना है 7। कोई भी संगीत सीखता है तो ये 7 स्वर को पहले ये याद करता है। क्या है, सा रे ग म प ध नी। उसके बाद कह रहा है कि सर्वाधिक आवृत्ति किस टोन की होती है, यानी किस स्वरक की होती है। तो नी की होती है, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। उसके बाद कह रहा है न्यूनतम आवृत्ति किस स्वरक की होती है। तो सा की होती है। तो इस तरह से हम देखें, ये आपका ध्वनि का सारा क्वेश्चन को डिस्कस किए। आप यदि इतना कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
आप मेरे वीडियो में अंतिम तक बने रहें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उस वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।